गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह की पुस्तक में लास्ट चैप्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये जो आपका पाठ है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ये जो रचना थी इनकी, ये एक तरह से भाषण के अंश है। एक सम्मेलन सभा के लिए इन्होंने ये भाषण तैयार किया था जिस पर लोगों को आपत्ति हुई, तो बाद में इन्होंने इन दोनों अंशों को अपनी बुक में प्रकाशित किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में 1891 14 अप्रैल को हुआ। ये हमारे संविधान के जनक, पिता, मनु, शिल्पकार हैं। तो इनके द्वारा जो हमारे पाठ में शामिल किया गया है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा अंश है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आज हम पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इन्होंने जातिवाद का प्रखर विरोध किया था। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे आधार बताते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं जातिवाद को। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा, जैसा कि आप आज के टाइम में देखते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं स्कूल का। स्कूल में हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, अलग अलग ब्लॉक्स की कैटेगरी है, क्लास टीचर्स हैं, पियोन है, तो और एलडीसी है, यूडीसी है, फीस कलेक्टर है। हर चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, हर चीज़ के लिए एक कार्यवाही नियत रूप से होती है। कार्य का बंटवारा कर दिया गया है, विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ही समाज में चलता है, श्रम विभाजन किया जाता है। जातिवाद भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो जातिवाद क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप माना है इन्होंने, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। देखो, पहले के प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण, इनको कार्य विभाजित किए गए थे। लेकिन चूंकि ये वर्ण व्यवस्था थी तो व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर इनमें परिवर्तन कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, इसने कट्टरता का रूप ले लिया और ब्राह्मण का बेटा पंडिताई ही करेगा, क्षत्रिय का बेटा चाहे साहसी ना हो पर वही राजा बनेगा या क्षत्रिय का कार्य करेगा, ऐसा निर्धारित कर दिया गया। तो ये व्यवस्था बहुत खराब होती चली गई। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। आज के टाइम में कार्य का बंटवारा जरूरी है, ये तो हम मानते हैं। यहाँ तक कि हम घर में भी देखते हैं कि हमारे घर में प्रत्येक के कार्य बटे हुए होते हैं, पर कार्य विभाजित होना अलग चीज़ है और जातिवाद हो जाना अलग चीज़ है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि
विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता। तो हमारे बाबा साहब कह रहे हैं कि श्रम विभाजन होना अच्छी बात है, कार्यों का उत्तरदायित्वों का बंटवारा होना अच्छी बात है, लेकिन जातिवाद हो जाना यह बिल्कुल गलत है। यह सभ्य समाज की एक आवश्यकता नहीं हो सकती, यह सभ्य समाज के लिए घातक है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। यदि यह निर्धारित कर दिया जाए कि कुम्हार का बेटा बर्तन ही बनाएगा तो ये तो गलत है। अगर उसमें गुण है, पढ़ लिख कर वो अपना और अपने समाज का विकास करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसे इसके पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। जैसे हमने गलता लोहा पाठ पढ़ा था 11th में कि धनराम लोहार लोहारी का कार्य करता है और मोहन बहुत विज्ञ, बहुत समझदार बालक होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता, उसे अपनी रुचि के अनुसार चुनाव नहीं करने दिया जाता। तो हर व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए कि वह रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार पेशा अख्तियार कर सके। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण तथा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये यहाँ बताना चाह रहे हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन किसके आधार पर हो? उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार। जबकि जाति विभाजन क्या होता है? जाति विभाजन में गर्भधारण के समय बच्चा जिस जाति में जन्म लेगा वही पेशा अख्तियार करेगा, वही पेशा करने का उसको अधिकार है, वही व्यवसाय करने का उसको अधिकार है। तो वो हो गई जाति व्यवस्था। और जबकि सभ्य समाज, आधुनिक समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी हर एक व्यक्ति को अपनी रुचि और अपनी कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार व्यवसाय क्षेत्र ये चुनने का अधिकार होना चाहिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जैसे सुनार का बच्चा सुनारी का काम करेगा, लोहार का बच्चा लोहारी का काम करेगा, कुम्हार का बच्चा बर्तन ही बनाएगा। तो ये सब पूर्व निर्धारण कर देना गलत है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। जैसे एक व्यक्ति में क्षमता है बहुत कुछ करने की, और यदि उसे ऐसी बंधनों में बांध दिया जाए कि नहीं तुम्हें यही कार्य करना है, जबकि उसमें विकास के अवसर उपलब्ध ना हो, तो वह उस बच्चे के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। तो यही बाबा साहेब कहना चाहते हैं कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो हमारे ये संविधान के निर्माता, शिल्पकार, जनक, मनु कहे जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इनका मानना था
कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता समता का अधिकार है, उसे जातिगत बंधनों में बांधना नहीं चाहिए। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब उस क्षेत्र में अवसर नहीं होते और व्यक्ति जब अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय का क्षेत्र का चुनाव करता है तो उसमें वो बेहतर प्रदर्शन करता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बाबा साहेब ने बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को माना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को इनसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है उस जाति का पेशा ही उसको चुनना पड़ता है, तो यह उसके साथ बहुत अन्याय है। जबकि इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना पेशा और अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होना चाहिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसके आधार है। बाबा साहेब कहते हैं कि जिस जाति में हम जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस भी जाति में हमने जन्म ले लिया उसके आधार पर समाज में हमारे स्तर को आंकना ठीक नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेशा उनके लिए निर्धारित किया जाता है वो उसे अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक यानी जबरदस्ती करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जिस कार्य में व्यक्ति की इच्छा होगी, रुचि होगी, वह उसे पूर्णतः मेहनत, लगन और परिश्रम से करेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि न हो उसमें वह कार्य कुशल भी नहीं हो सकता। अतः निर्विवाद यानी बिना किसी विवाद के यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा कि बाबा साहेब कहते हैं ऐसे में व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि नहीं रहेगी, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेगा। जैसा कि आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वो जो आमिर खान का किरदार निभा रहे हैं वो बिंदास होते हैं कि जहाँ ज्ञान मिल रहा है ले लो, और उसके बाद वो अपने दोस्तों को भी कहते हैं कि तुम ये इंजीनियरिंग जबरदस्ती कर रहे हो, जिसमें तुम्हारी रुचि है, जिसमें तुम्हारी इच्छा करे उस काम को तुम अपने 100% के साथ करो तो वह सफल होगा। तो यही बात सिद्ध करते हुए, विविध उदाहरण देते हुए हमें बाबा साहेब ने समझाई। इसका जो सेकंड पार्ट है
मेरी कल्पना का आदर्श समाज, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए